हाय फ्रेंड्स, आई एम योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट इज परचेज प्राइस ऑफ द असेट, यानी कि जिस प्राइस पे हमने अपनी असेट को परचेज की है वो प्लस फ्रेट, यानी कि कोई भी असेट है, इट कैन बी मशीनरी और फर्नीचर, हम उनके गोडाउन से अपने बिजनेस प्रमाइसेस में लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो कन्वेंस पे किया उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसको स्टार्ट करने के लिए जो चार्जेस हमने पे किए वो भी हम ऐड करते हैं हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, परचेज प्राइस में फ्रेट ऐड किया या कोई और एक्सपेंस है जिससे कि हम अपने उस असेट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो परचेज प्राइस प्लस फ्रेट, और इट कैन बी एनी अदर चार्जेस जिससे कि हमारी वो असेट जो है वर्किंग कंडीशन में आ रही है। सो परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। हम एस्टिमेट कर रहे हैं स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज दिस, कि कुछ टाइम के बाद हमारी ये असेट यूज के लिए नहीं होगी, तो वो हम अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने कंप्यूटर परचेज किया है, वो 4 से 5 साल के बाद हमारे लिए स्क्रैप हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्टिमेटेड। क्या फॉर्मूला होता है, रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। जब हमारी ये एसेट काम करना बंद कर देगी या हमारे लिए यूज की नहीं है, तो एट द एंड हम जब इसे बेचने जाएंगे तो हमें जो प्राइस मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज की है, वो 10 साल तक प्रॉपर वर्क करेगी, उसके बाद वर्क नहीं करेगी, ये हम आज एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी एस्टिमेट किया है कि 10 साल के बाद हम इस मशीनरी को जब स्क्रैप में बेचने जाएंगे तो हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, वो क्या होता है हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द asset, period for which asset can be used without incurring extraordinary repairs and maintenance। हम अपनी asset को बिना कोई extraordinary repairs और maintenance के हम यूज कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द asset। लेट्स से हमारी एक मशीनरी है, उसकी एज ऑन डेट वैल्यू है 4 लाख, हम उसमें हर साल 30-40 हजार रुपए बियर कर रहे हैं उसको प्रॉपर वर्किंग में रखने के लिए, लेकिन सडनली उसमें 2 लाख का खर्चा आ गया। तो जैसे ही उसमें वो 2 लाख का खर्चा आया, हम ये एज्यूम करेंगे भाई अब उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई, इसीलिए हम बोलते हैं कि पीरियड फॉर विच असेट कैन बी यूज्ड विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आगे देखिए, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, यानी कि अभी तक का जो भी डिप्रिसिएशन है वो अगर हम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो हमें बुक वैल्यू ऑफ द एसेट मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, वो वाला अमाउंट जो कि हमें अपनी बुक से राइट ऑफ करना है। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू। हमने स्क्रैप वैल्यू लेट्स से अज्यूम किया था 4000, हमने उसको परचेज किया था 40,000। परचेज मतलब सारे एक्सपेंसेस मिला के मैं बोल रही हूँ, तो 40,000 उसकी कॉस्ट थी और 4,000 हम स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है। जो वो 36,000 है वो अमाउंट क्या है, हम राइट ऑफ करने वाले हैं उसकी इकोनॉमिक लाइफ में। ये जरूरी है कि साल में होगा, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। इट कैन बी 5 years, इट कैन बी 10 years, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द असेट। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड इज व्हेन डिप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू असेट अकाउंट। हम डिप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, असेट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। उसकी एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, नरेशन बीइंग द डिप्रिसिएशन ऑन असेट चार्ज। हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया है बिकॉज ये एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इसलिए हमने डेबिट किया। असेट को हमने क्रेडिट किया, क्यों, बिकॉज डिप्रिसिएशन की वजह से हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब डिप्रिसिएशन क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन सभी के बैलेंसेस 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, नरेशन क्या होगी, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मेथड तो ये जिसमें कि हमने डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। या हम बोले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को अपने एसेट में क्रेडिट किया। एसेट में क्रेडिट किया इसका मतलब हम अपने एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। एसेट में क्रेडिट का मतलब है कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। यहां पर हम अपने डेप्रिसिएशन को एसेट में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हमने क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर हमने अपने एसेट की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है। क्यों, बिकॉज इस वाले केस में हम अपना एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। नरेशन वही सेम, बीइंग द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट चार्ज। अब डेप्रिसिएशन का हमें ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम ऊपर वाली एंट्री है, नरेशन भी वही आएगी, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों मेथड में बस डिफरेंस यही है कि इसमें क्या है, हमारी एवरी ईयर हमारे बुक्स में एसेट की वैल्यू हम रिड्यूस करके दिखा रहे हैं। इस वाले केस में हम एवरी ईयर एसेट की वैल्यू रिड्यूस करके नहीं दिखा रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाते हैं। ऊपर वाले केस में हम एवरी ईयर उसको माइनस करके चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट डेप्रिसिएशन का अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है डेप्रिसिएशन के वो डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कि मेरी फ्यूचर की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।